साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूँ आपके बीच खास चर्चा के साथ। समूचे उत्तर प्रदेश से तमाम साथियों के फ़ोन कॉल और मैसेजेस हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं। लगातार सब लोग संपर्क करने का प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं। इस वजह से हम आपके समक्ष उपस्थित हुए। साथियों, विगत कई दिनों से सोशल मीडिया पे और हमारे विरोधी खेमे की तरफ से, हमारे पक्ष की तरफ से तमाम प्रकार की अफवाहों के बाज़ार को गर्म करने का प्रयास किया गया। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो एक याचिका थी उसको लेकर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन थी उसको लेकर तमाम प्रकार के सबके अपने अपने तर्क थे, अपनी अपनी चीज़ें थी, अपना अपना ज्ञान था और सब ने बात रखने का, बात करने का अपने अपने तरीके से प्रयास और प्रयत्न किया। हम तमाम चीज़ों को देख रहे थे। हम किसी भी मुद्दे पे बात नहीं रखना चाह रहे थे, लेकिन चूँकि हमारे लोग इतना ज़्यादा उन तमाम चीज़ों को अंदर तक अडॉप्ट किए और उनसे ज़्यादा व्यथित होने लगे, इस वजह से हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। साथियों, बात करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। जो अभी देवेश शर्मा में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन थी, उसे रजिस्ट्री से क्वेश किया गया था, रजिस्ट्री से डिसमिस कर दिया गया था, रजिस्ट्री से उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। उस संबंध में हमने आपको पहले भी बताया था, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे लोग हैं, हमने उनको पहले भी बता दिया था कि ये जजमेंट चूँकि रिपोर्टेबल जजमेंट है, पूरे भारत के अंदर ये समान रूप से लागू होने लायक जजमेंट है और इसमें किसी भी प्रकार की मॉडिफिकेशन या किसी भी प्रकार के संशोधन की गुंजाइश की संभावना 0.0001% है। मैंने रिटर्न में भी बोला था, मैंने ऑडियो के माध्यम से भी बोला था और जिस समय बोला था तो हमने बहुत ही सोच समझ कर और विचार करके बोला था। साथियों, हम आपको बताते चलें कि अभी कई और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की गई हैं शिक्षा मित्रों की तरफ से, बीटीसी की तरफ से और तमाम बीएड की तरफ से भी की गई हैं, जो अपने अपने सबके हित हैं, अपनी अपनी सबकी मांग है और अपने अपने तरीके से देखने का सबका नज़रिया है। हम आपको एक लाइन में ये बताते चले कि किसी भी मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को या किसी भी प्रकार के किसी भी चीज़ को इस जजमेंट में जो भी संशोधन की गुंजाइश है वो अब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि शून्य है। हम आपको पहले भी ये बात अवगत करा चुके हैं, पुनः भी कह रहे हैं, किसी भी माध्यम से आप जाएंगे, चूँकि ये जजमेंट रिपोर्टेबल है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के लोग गए थे, राजस्थान का केस था और राजस्थान पे पर लागू होगा। चूँकि एनसीटीई का जो गजट है 28 जून 2018 का, वो पूरे भारत के ऊपर लागू होता है। पूरे भारत के ऊपर उसे पूरे भारत की समस्त राज्य सरकारों ने उसे अडॉप्ट किया था, समस्त राज्य सरकारों पे वो लागू होता है। इसलिए चूँकि जो राजपत्र कैंसिल हुआ, जो राजपत्र क्वेश हुआ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उस जजमेंट को संपूर्ण भारतवर्ष में समान रूप से लागू किया गया है, लागू कर दिया गया है और जजमेंट में लिख दिया गया है रिपोर्टेबल जजमेंट। अब जब आप कोई भी मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन या और कुछ भी लेके जाते हैं तो अब उसमें कई चीज़ें होती हैं। अगर क्लर्कल मिस्टेक है, किसी भी लेखनी में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो रजिस्ट्री उसे संशोधित कर सकती है, रजिस्ट्री उसे कोर्ट के समक्ष भी प्रस्तुत कर सकती है। अगर कोई क्लर्कल मिस्टेक हुई है, अगर कोई लिपकीय त्रुटि कह सकते हैं आप, अगर कोई लिपकी त्रुटि है तो उसे ज़रूर संशोधित किया जा सकता है, उसे सुधारा जा सकता है, सही किया जा सकता है, चूँकि इस जजमेंट में किसी भी प्रकार की कोई भी लिपकीय त्रुटि नहीं है, नंबर एक। दूसरी चीज़, इस कहीं पर भी संविधान का अल्ट्रा वायरस हो रहा हो, अगर कोई भी पक्षकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह बात साबित करने में रजिस्ट्री में कामयाब हो जाता है, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि आमुख जजमेंट से जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट से संविधान का फला आर्टिकल या संविधान इस तरीके से अल्ट्रा वायरस हो रहा है, संविधान की ओवरलैपिंग हो रही है या कहीं पर कन्फ्लिक्ट है या कहीं पर विरोधाभासी
चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं और इस बात को लेकर आप साक्ष्यों के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को अगर आप संतुष्ट करते हैं रिटर्न में, तो रजिस्ट्रार जो है इसको बेंच के सामने भेजने पर विचार कर सकता है और कोर्ट के सामने इसे रखने पर विचार किया जा सकता है। चूँकि किसी भी प्रकार के संविधान का अल्ट्रा वायरस नहीं है, जब बल्कि संविधान सम्मत चीज़ें हैं। आर्टिकल जो आरटी एक्ट है 2009 उससे संबंधित ये मामला है और अगर ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं तब संविधान का अल्ट्रा वायरस होता है, संविधान के इतर चीज़ें जाती हैं। एनसीटी का गजट स्वयं ही संविधान के इतर जाता था, इसलिए उसे क्वेश किया गया है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी किसी भी प्रकार से संविधान से इतर चीज़ें जाती हैं, तो इस रूप में भी यह स्वीकार नहीं होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को। अब कहते हैं 32 में, अगर रेट पिटीशन 32 में आप लेके जाते हैं किसी भी मामले को, लोगों ने लेकर जाने का प्रयास भी किया, तो उस मामले में भी उन्हें बैरंग ही लौटना होगा। अब हम ये कह सकते हैं इसके ऊपर कोई भी प्रक्रिया नहीं है। अगर आप रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में जाने पर भी कुछ ऐसा आपको शो करना होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी आर्टिकल का, संविधान का या किसी विशेष जो चीज़ें सर्कमस्टेंसेस हैं उनका अल्ट्रा वायरस हो रहा है, तब वो चीज़ें रिव्यू में सुनी जा सकती हैं। रिव्यू में भी या क्यूरेटिव में भी इस जजमेंट में मैं आपको आज बोल के दे रहा हूँ कि इस जजमेंट में किसी भी प्रकार से या जजमेंट क्यूरेटिव या रिव्यू में भी खुलने लायक नहीं है, इस पर किसी भी प्रकार की बहस होने लायक नहीं है। अब बात करते हैं जो पसोपेश की स्थिति, पसोपेश का मंजर है और लोग जिस अपनी सुविधा के अनुसार इसका आकलन कर ले रहे हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार, लोग बीएड के लोग अपनी सुविधा के अनुसार, बीटीसी के लोग अपनी सुविधा के अनुसार, राजस्थान के लोग अपनी सुविधा के अनुसार, छत्तीसगढ़ और हरियाणा और बिहार के लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसका विश्लेषण कर रहे हैं जजमेंट का। हम उस पर भी बात करना चाह रहे हैं। चूँकि बीएड आज की तारीख में बाहर हो गया, ये सारे लोग मानते हैं निसंदेह। हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड को शामिल किया गया था एनसीटी के इसी गजट को आधार बनाते हुए। अब इस गजट के आधार पे ही बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में संशोधन किया गया और संशोधन करके बीएड को एंट्री दी गई। अब हम आपको बताते हैं कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोल दिया कि ये जो गजट है ये क्वालिटी एजुकेशन को इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है, बच्चों का जो मौलिक अधिकार है उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, उसको ये प्रभावित करता है आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग। अब जब गुणवत्ता ही प्रभावित हो रही है और जिस गजट के आधार पे 21वां, 22वां, 23वां, 24वां ये संशोधन किए गए बेसिक शिक्षा नियमावली में, तो वो संशोधन अपने आप में क्वेश हो जाते हैं। जब जड़ ही नहीं रही तो पेड़ का जो फल है या पेड़ के जो पत्ते हैं उनका कोई औचित्य अस्तित्व नहीं बचता है, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। दूसरी चीज़ 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर ही मैं बड़ी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले 61,500 भर्ती हुई जिसमें बीएड शामिल नहीं था, और उससे पहले की जो जितनी भी भर्तियां थी 72,825 हो, 16,448 हो और तमाम भर्तियां हुई जिसमें कि बीएड को शामिल किया गया था। और बीएड को उस समय कहा जाता था विशिष्ट बीटीसी। उन्हें एक प्रकार की ट्रेनिंग कराई जाती थी 6 महीने की, और 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद वो रेगुलरली प्राथमिक विद्यालयों में काम करते थे। भारत सरकार तब चूँकि आरटी एक्ट 2009 प्रभावी नहीं हुआ था, उससे पहले की हम बात कर रहे हैं। अब जो उस समय भर्तियां होती थी, प्रदेश के तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रदेश के तमाम जानकार लोग हैं,
जिन्हें पता होगा, कुछ लोग कहेंगे नहीं, लेकिन मैं कह दे रहा हूं कि जब भर्तियां पहले होती थी, जब विशिष्ट बीटीसी के रूप में ज्वाइनिंग दी जाती थी, तो प्रक्रिया क्या होती थी? प्रक्रिया ये होती थी कि उन्हें 6 माह का एक कोर्स, एक ब्रिज कोर्स जिसे बोलते हैं आज की तारीख में, वो करना होता था। अब ब्रिज कोर्स कराता कौन है? ब्रिज कोर्स का पूरा शेड्यूल, ब्रिज कोर्स का पूरा कोर्स और ब्रिज कोर्स की पूरा मतलब सारी जो भी कार्य प्रणाली है उसे एनसीटीई जारी करती है, और एनसीटीई से परमिशन राज्य सरकार लेती है। अब राज्य सरकार परमिशन लेती है ब्रिज कोर्स कराने के लिए, उससे पहले जब वो भर्ती करते हैं तब राज्य सरकार एनसीटीई को बताती है कि हमने इतने इतने लोगों को, जो ये योग्यताधारी है, बीएड के लोग हैं, इन्हें भर्ती में हम शामिल कर रहे हैं या इन्हें हमने शामिल किया है, और इनका भविष्य में हम इनका ब्रिज कोर्स कराएंगे। उत्तर प्रदेश के मामले में और 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में जो बीएड के लोग शामिल किए गए, उसमें हुआ ये कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीटीई को कोई भी पत्र लिखकर अनुमति नहीं ली कि हम बीएड को शामिल कर रहे हैं। जबकि अब लोग यहाँ पे तर्क देंगे कि बीएड को गजट से शामिल किया गया, राजपत्र के द्वारा, राजपत्र के माध्यम से शामिल किया गया। वहाँ पर भी इससे पहले भी राजपत्र जारी होते थे, लेकिन परमिशन लेनी होती थी। परमिशन यहाँ पर भी लेनी थी एनसीटीई से। आप भर्ती कर लेते, उसके बाद भी आपको नहीं परमिशन ले रहे थे तो आपको बताना होता था, जानकारी देनी होती थी कि हमने बीएड के लोगों को शामिल किया। यहाँ पे एनसीटीई को राज्य सरकार के द्वारा अवगत ही नहीं कराया गया। अगर अवगत कराया गया, कोई पत्र होगा, पत्र के माध्यम से ही एनसीटीई को सूचित किया जाता है। अगर पत्र है तो वो पत्र दिखाने के कष्ट कर सकते हैं हमें, हम अपनी बात को दुरुस्त कर लेंगे। दूसरी चीज़, जब एनसीटीई को जानकारी दी ही नहीं गई तो एनसीटीई ने कोई ब्रिज कोर्स का कोई शेड्यूल या कोई मटेरियल या कोई टाइमलाइन, कोई गाइडलाइन, किसी भी प्रकार का कुछ भी रूपरेखा खींची नहीं, तैयार नहीं करी। अब एनसीटीई ने जब कोर्स जारी नहीं किया तो आप इन्हें ट्रेनिंग अब तक नहीं हो पाई, एक चीज़। दूसरी ये कि चूँकि अब एनसीटीई का वो गजट ही केस हो गया है, अगर अब राज्य सरकार अनुमति मांगती है ब्रिज कोर्स कराने के लिए, तो एनसीटीई के पास भी आज की तारीख में वो पावर, वो ताकत, वो क्षमता नहीं है कि वो ब्रिज कोर्स करा सके। अब एनसीटीई के पास भी वो राइट नहीं है। एनसीटीई तब तक ब्रिज कोर्स के लिए अनुमति दे सकती थी जब तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एनसीटीई का गजट क्वेश नहीं हुआ था। मैं समझता हूँ बात स्पष्ट हो गई होगी। अब दूसरी एक और जो सबसे अहम और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इससे पूर्व की जो भर्तियां थी, चाहे 72,825 हो, 16,448 हो, या और जो भी भर्तियां हुई हैं, इन तमाम भर्तियों में जो विशिष्ट बीटीसी के लोग शामिल हुए थे, आपको याद होगा, आपको ध्यान होगा, जो उन भर्तियों से संबंधित हैं या जो जिनकी संज्ञान में वो भर्तियां हैं, उस समय जब तक के ब्रिज कोर्स नहीं होता था उस समय तक उन्हें मानदेय पे रखा जाता था। और मानदेय यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दी जाती थी, सीधे मानदेय पे रखा जाता था। विद्यालय के अंदर ज्वाइनिंग न देकर उन्हें अंडर प्रोसेस, अंडर ट्रेनिंग प्रक्रिया के अधीन रखा जाता था। यहाँ पे कुछ ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया और सीधे सीधे उन्हें अपॉइंट कर दिया गया सहायक अध्यापक के रूप में, जो कि अवैध है, इल्लीगल है, पूरी तरह से अवैध है। तो हम आपको ये सारी जानकारियाँ स्पष्ट दे रहे हैं, उसके पीछे का जो मकसद है, तमाम प्रदेश के तमाम साथियों के फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं, इस वजह से हम तमाम जानकारियां आपके साथ में साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। हम ज़रूरत पड़ने पर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा किसी का विरोध करने का या किसी की मंशा को हर्ट करने का हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी हमारी मंशा नहीं है, कोई हमारी ऐसी हमारी भावना नहीं है हमें किसी को भी तकलीफ़ पहुंचाने की। लेकिन जो सच है वो सच है, और सच समाज के सामने, सच लोगों के सामने आना ही चाहिए। जो लोग उस पक्ष में हैं उन्हें भी सच पता होना चाहिए, और जो लोग इस पक्ष में हैं उन्हें भी सच पता होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सच को स्वीकार करना ही
बहादुरी होती है। हम समय समय पे आपके बीच उपस्थित होने का प्रयास और प्रयत्न करते रहेंगे। तब तक के लिए आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी। जय हिंद।